टर्की में कार ड्राइव करनी और आइडिया नहीं है कहाँ से शुरू करें। चलिए बताता हूँ। ओके, तो फाइनली हम टर्की में हैं और यहाँ पे हम अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं। फोर्ड की प्यूमा ली है हमने। तो अभी तक जो भी हमारा प्रोसेस रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो टर्की में और आपको भी कार रेंट पे चाहिए तो क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब मैं बताता हूँ। तो आइडली मैंने तो पहले आईडीपी अपना अरेंज करवाया था इंडिया से, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। क्योंकि कहीं पे मैंने पढ़ा था कि कहीं पे कोई कंपनी विदाउट उसके दे भी देती है, कहीं पे आपको वो रिक्वायर्ड रहता है। तो मैंने एंटरप्राइज के थ्रू लिया था, उन्होंने तो आईडीपी नहीं मांगा, बट या फॉर सेफ साइड अगर हो तो वो अच्छा है। तो इन्होंने मुझे इंडिया के लाइसेंस पे ही दिया कार। ये मैंने booking.com के थ्रू करी थी, तो उसमें आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। आप कितनी भी कार अलग अलग कंपनीज की देख सकते हो, उसमें आपको जो बेटर लगे। ये मेरे को अच्छी डील लगी थी इनके थ्रू। मैंने आइडली जब बुक करी थी वो हुंडई की बेओन थी। तो यहाँ पे ये आए, उन्होंने उस टाइम पे काउंटर पे तो सब कुछ स्लिप वगैरह दे दी थी उसकी मुझे, और 3000 लीरा एज आ सिक्योरिटी डिपॉजिट करी थी, जो कि क्रेडिट कार्ड से उन्होंने पेमेंट ली, और जब हम वापस जाएंगे तो हमें रिफंड मिल जाएगा वो। और उसके बाद लेकिन जब जहाँ पे हमें कार पिक करनी थी वहाँ पे उन्होंने हमें कम से कम पहले तो 15 मिनट बोला कि कार वॉश पे गई है, 15 मिनट वेट करो, धुल के आएगी। बट 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटा, ऑलमोस्ट 1 ही घंटा हो गया था। तो उसे जब मैंने बार बार बोला तो उन्होंने कहा कि अभी वो वाली अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने मुझे दूसरी फोर्ड प्यूमा दी है। बोला ये है कि उससे ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है ये, मतलब उससे ज़्यादा अपग्रेडेड कार है और इसकी एवरेज भी सही है। बट लेट्स सी, नेट पे भी देखा था तो मैंने एवरेज ऑलमोस्ट सेम ही थी, बट देखते हैं। तो पहली चीज़ इसमें ये था कि इसमें लेफ़्ट साइड स्टीयरिंग है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने एक तो ऑटोमेटिक कार ली है। इसमें क्या है, आपको गियर डालने की दिक्कत नहीं होगी, आपको सिर्फ अपनी एक्सीलेटर और ब्रेक पे ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ लेफ़्ट साइड है, जैसा मैंने भी सोचा था, अगर आपका फर्स्ट टाइम आएगा तो लेफ़्ट साइड में बैठ के ड्राइव करने में कितना स्ट्रगल होगा, कितने कन्फ्यूजन्स आएंगे। तो इतना कुछ नहीं है जितना सोचा था। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत है कि आपको हाथ गियर वो चेंज करने के लिए राइट साइड यूज़ करना पड़ेगा, और जो इंडिकेटर्स हैं वो आपके अपोजिट हैं इसमें। उसके अलावा अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, तो यही था। बाकी मुझे ये पड़ी है आपके 35,000 फॉर 11 डेज। एयरपोर्ट से मैंने पिकअप किया इसका, और एयरपोर्ट पे ही मुझे यहाँ पे ड्रॉप करनी होगी। और बस अभी के लिए तो इतना ही है। बाकी 11 दिन है, जो भी चीज़ें आती रहेंगी मैं वो सारा इसमें कवर करता रहूँगा आपको जो भी है। हाँ, इसमें ये इंक्लूडेड है कि इसमें ना टोल मुझे कुछ नहीं देना। टोल सारा इसमें इंक्लूडेड है, जितनी भी कटेंगे सब मुझे बस ड्राइव करना है। और अनलिमिटेड किलोमीटर्स है। अनलिमिटेड किलोमीटर में फ़ायदा हो जाता है कि आपको जितना ड्राइव करना है करो, बस आपको अपना पेट्रोल डलवाना है। तो दैट्स इट। बाकी अब आगे बताते हैं। ओके, तो कार में मैं सिर्फ इतनी वीडियो बना पाया था, आगे की वीडियो मैंने बनाई नहीं 11 दिन में। मतलब बनाई थी बट वो एज सच यूज़फुल नहीं थी। तो मैं खुद से अब बताता हूँ और क्या क्या चीज़ें थी। मैं डिवाइड करता हूँ इस वीडियो को डिफरेंट पार्ट्स में, जहाँ पे मैं बताऊँगा कॉस्ट, पार्किंग के बारे में, रोड्स के बारे में, और भी जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा था रोड ट्रिप के बारे में। ओके, तो पहली चीज़ लेफ्ट हैंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो इंडिया के अगर आप ड्राइवर हो, आपने राइट साइड में स्टीयरिंग पे बैठ के कार चलाइए। लेफ्ट साइड में आप बैठ के कैसे चलाओगे, कितनी डिफ़िकल्टीज थी, जैसे मैंने वीडियो में बताया। तब स्टार्टिंग था मेरा, तो मुझे मतलब 15-20 मिनट लगे थे कि हाँ थोड़ा एडजस्ट करने में। बट मेरे ख्याल से 4 या 5 किलोमीटर चलने के बाद एकदम हाथ बैठ गया था। ऑटोमेटिक का थोड़ा और फ़ायदा था, बट ये है कि इस्तांबुल की जो रोड है ना वो थोड़ी काफ़ी कंजेस्टेड है। मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद तो आपको अच्छा हाईवे मिलता है, बट मेन इस्तांबुल में जब आप एंटर करते हो ना, तो अगर आपको घूमने जाना है जैसे हागिया सोफिया वगैरह या कहीं गलाटा टावर, तो ऐसी जगहों पे बहुत कंजेस्टेड रोड है। गलाटा टावर की तो गलियाँ इतनी हैं, मतलब अगर आपका कार का स्पेस इतना है तो गलियाँ इतनी हैं, बस आपको उतने में ही चलानी है। और वन वे रोड है, मतलब अगर आप एक कट भूल गए तो आपको पूरा घूम के दोबारा आना पड़ेगा। आप वहीं से कहीं यू टर्न लेके या सेम रोड पे वापस नहीं आ सकते। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, मैप को फॉलो करते रहना, कभी कोई कट मिस मत करना। क्योंकि मेरे साथ हुआ था इस्तांबुल में, मुझे जब हमारा होटल था, होटल हेज था, तो उसमें मुझे जाने में 2 या 3 बार मेरे को आना पड़ा। क्योंकि पहली बार मेरे से कट मिस हुआ, दूसरी बार जब मैं आया
तो मुझे पता नहीं था कि यहीं पे रुकना है। इतने में ट्रैफिक आया तो मुझे गाड़ी आगे ले जानी पड़ी, और फिर यू टर्न था नहीं, तो मुझे फिर तीसरी बार लेके आनी पड़ी गाड़ी, और तब मैंने पार्किंग लगाई थी। पार्किंग बहुत ज़्यादा महंगी है, इसमें मैं और आके बताता हूँ। अभी पहले रोड का बताता हूँ। तो इस्तांबुल की रोड जो है वो थोड़ी कंजेस्टेड है। उसके बाद हम गए थे चेशमे और जो अंटालिया पामुक्काले वगैरह है, तो वहाँ पे आपको रोड की दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे काफ़ी खुला खुला है। बाकी सारी जगह तो रोड अच्छी हैं, बट इस्तांबुल में ही मेरे को थोड़ी सी वो चैलेंजिंग लगी कि हाँ, वो भी जब आप किसी पर्टिकुलर साइट पे जाते हो, जैसे हागिया सोफिया पे आप जा रहे हो, तो अब पार्किंग के लिए आपको लगाने के लिए वो ना अंदर गलियों में जाना पड़ता है, फिर उन गलियों में आपको लगा के पार्किंग मिलेगी। सेम ऐसा एक गलाटा टावर के लिए था, तो बस वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, वरना वैसे रोड वाइज नॉर्मल इस्तांबुल घूमोगे तो सही है। ठीक है, ये हुआ हमारा। ओके, इसके बाद आते हैं पार्किंग और क्या क्या कॉस्ट रही थी उसकी। इस्तांबुल थोड़ा सा महंगा था, मतलब थोड़ा नहीं, वैसे तो ज़्यादा ही महंगा था, क्योंकि वहाँ पे हमने पर नाइट 800 लीरा दिए थे, यानी हमने 2 नाइट के 1600 लीरा दिए थे। आइडली उन्होंने 1000 रुपये बोला था, बट हमने थोड़ा बार्गेन करा, तो 1600 हमें 2 नाइट के देने पड़े, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था। फिर हम कार लेके जब हम बॉस्फोरस क्रूज़ पे गए थे, तो वहाँ पे भी वो पेट्रोल पंप के पास रहते हैं सारी क्रूज़, तो अगर आपको कार पार्क करनी है तो वही पेट्रोल पंप वालों ने ही कुछ अपनी जगह बना रखी है, तो अगर आप उन्हें बोलोगे तो उन्होंने हमसे फिर 500 लीरा लिए थे। फिर वो 500 लीरा जब तक हमारा क्रूज़ था वहाँ पे वो गाड़ी खड़ी रही, फिर हम उसे लेके आए। अगर आपको कहीं और नहीं जाना तो आप वैसे कैब से आ सकते हो, क्योंकि अब वो होटल से ज़्यादा दूर नहीं रहता, वो मुश्किल से 10-15 मिनट हर कहीं से ही है वो। अगर आप जाओगे, अगर थोड़ा सा पैसा बचाना है, मतलब आपका पेट्रोल भी लगेगा और पार्किंग में भी लगेंगे, तो इट्स बेटर अगर आप कैब ले लो और कैब से चले जाओ, अगर आपको कम प्राइस में मिलती है तो। वरना ठीक है, पार्किंग 500 रुपये है वहाँ की। एंटालिया पामुक्काले और बाकी जगहों में, ये कैपाडोकिया में हमें पार्किंग इतनी महंगी नहीं मिली थी। बाकी वहाँ 100 या 200 इतना ही था, या फिर पर आवर के हिसाब से था, मतलब अगर आप 1 से 3 घंटे रहते हो, या फिर 1 से 5 घंटे, जितने ज़्यादा आप घंटे करोगे पर आवर के चार्ज थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं, तो ये भी है। एंटालिया में हमने 500 पर नाइट दिया था, जो हमने इस्तांबुल में 800 लीरा दिया था। तो ये पार्किंग का हो गया आपका। टिप्स दे देता हूँ कुछ, कि जब कार रेंट करते हो तो अब उसमें क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने बताया आईडीपी था, आईडीपी मैंने अप्लाई किया था इंडिया से ही और मुझे मिल गया था, बट वहाँ पे मुझे इतनी नीड पड़ी नहीं उसकी, क्योंकि जो एंटरप्राइज कंपनी थी उन्होंने इंडिया वाले लाइसेंस पे ही दे दिया था। बट हाँ, डू कैरी योर लाइसेंस, इंडिया वाला बिना लाइसेंस के तो आप वो आपको देंगे नहीं, इट्स ऑब्वियस। तो इंडिया वाला लाइसेंस लेके जाना अपना, ठीक है। और इंश्योरेंस मैंने कराया था, क्योंकि कुछ नहीं पता कहाँ से डैमेज हो जाए, थोड़ी सी भी डैमेज हो जाए तो उसके वो फिर बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आप इंश्योरेंस लेना, जब आप कार रेंट पे लोगे तभी आपको ऑप्शन मिल जाता है इंश्योरेंस का, तो आप वहीं पे ही अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम वाला ले लेना, तो मतलब नॉर्मल डैमेज वगैरह के लिए, तो इट्स गुड। बाकी हाँ, मुझे लगा था कि ये ना, इन्होंने बोला था कि टोल के आपको पैसे नहीं देने, ये इंक्लूड है, तो मुझे लगा था ये शायद कार में इंक्लूडेड है, बट ये ऐसा नहीं था। ये था कि इन्होंने, जब मैंने कार वहाँ पे पहुँचा था एयरपोर्ट, जब इनसे कार ली तो इन्होंने मुझे 3000 लीरा इन्होंने मुझसे डिपॉजिट कराया था एज अ सिक्योरिटी। तो फिर इन्होंने बोला था कि आपको किसी भी टोल पे कुछ पे नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएंगे कार से, ठीक है। और वो हुआ भी ऐसा, मतलब मैंने 11 दिन करा तो मुझे कहीं भी टोल पे कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप ही डिडक्ट हुए। बाद में जब मैंने कार वापस करने आया तब मुझे पता लगा वो जो 3000 मैंने डिपॉजिट किए थे उससे वो टोल के उन्होंने पैसे काटे थे, और कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो वो आपको फिर रिफंड मिल जाता है, या आपको एक्स्ट्रा। ओके, इसके बाद मैं बताता हूँ, जब आप कार ड्राइव करोगे टर्की में ना, तो आपको क्या बेस्ट चीज़ लगेगी वहाँ पे। सबसे बेस्ट है वहाँ का व्यू। जब आप हाईवे से जाओगे एक सिटी से दूसरी पे, जैसे मैं इस्तांबुल से चेशमे गया था, और फिर उसके बाद कैपोडोकिया, पामुक्काले, एंटालिया सब जगह, तो शुरू में मुझे लगा था यहाँ पे ना स्पीड लिमिट 80 की है, और मतलब बोर्ड साइन देखे थे तो, बट वहाँ पे टर्किश में लिखा होता है तो ज़्यादा पता नहीं लगा। बट जब कार जाते हुए मैंने देखा, हर कार वहाँ पे 150, 160, 180 इतने पे ही चल रही थी। तो 180 तो मतलब 180, 160 मिनिमम चला ही रहे थे लोग वहाँ पे ना। अगर ओवरटेक कर रहे हैं तो 180 पे जा ही रहा है हर कोई। तो मैंने भी मतलब इतना ही चलाया था ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी रोड है और एकदम सीधा, मतलब आपको 20-30 किलोमीटर सामने दिख ही रही है रोड।
और मतलब ना आगे कोई ना पीछे कोई, इतना ट्रैफिक नहीं था, मतलब कम लोग चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। बेस्ट चीज़ ये थी वहाँ पे आपको हॉर्न नहीं सुनने को मिलेगा। आप इंडिया से जा रहे हो तो आपके कान को बहुत सुकून मिलेगा। 10-11 दिन में मेरे ख्याल से मैंने 1 या 2 बार हॉर्न सुना है और 1-2 बार मैंने बजाया है, बस इससे ज़्यादा नहीं। वहाँ पे अगर क्या है, अगर आप कार चला रहे हो, आप ओवरटेक कर रहे हो तो, या फिर आपके पीछे कार आ रही है तो वो आपके पीछे आ जाएगी, बट आपको ना हॉर्न मारेगी ना कुछ। तो बस आपको ये कि आपको देखना है कि अच्छा वो पीछे आ गए तो आपको राइट लेन चेंज कर लेनी है, वो निकल जाएगी, देन कम टू द सेम लेन। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, फिर मुझे पहले दिन में पता लग गया था, तो पूरे टाइम फिर मैंने भी ये करा। और सेम चीज़ मेरे लिए भी हुई थी, अगर मैं मतलब ओवरटेक करना चाह रहा हूँ, कोई कार आगे थी तो वो खुद से ही उसने मतलब मेरे आते ही वो रास्ता बना देते हैं कि आप पहले जाओ भाई, ओवरटेक कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि ओवरटेक करने पे कोई कंपटीशन में आ जाता है। मोस्टली अगर आप ड्राइव करते हो तो आपको पता है कि नहीं ओवरटेक नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत अच्छा था, वहाँ के लोग भी अच्छे थे ड्राइविंग में ना, तो काफ़ी अच्छा था। और बेस्ट चीज़ जो हुई थी, जो कैपाडोकिया था मेरा, वहाँ पे स्नोफॉल हुई थी लास्ट डे। तो कैपाडोकिया से इस्तांबुल जब मैं आया था तो वहाँ पे पूरी रोड एकदम स्नो से कवर्ड थी, लेफ्ट और राइट, और सारे पेड़ फुल ऑफ स्नो। एंड वहाँ पे मैंने ड्राइव किया था, तो वो व्यू आप देखो, ये जो आप देख पाओगे अभी, इसमें ड्राइव करना और बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो फाइनल थॉट्स मेरे यही है, अगर आप टर्की एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने टर्म्स पे तो कार रेंटल एक परफेक्ट चॉइस है। बस अपना रूट प्लान करें, पार्किंग और फ्यूल कॉस्ट को बजट में ऐड करें, और एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के साथ रेडी हो जाना। बाकी थोड़ा मैं टोटल कॉस्ट बता देता हूँ। 34,000 कुछ मेरी कार का रेंटल कॉस्ट था। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट जो था वो 3,000 ले रहा था, जो उन्होंने मुझे लिया, उससे लिया था। फिर फ्यूल एक्सपेंसिव जो टोटल मेरा लगा, मतलब मैंने 2700 किलोमीटर चलाया था, तो टोटल मेरे 28,000 अप्रॉक्स लगे 11 दिन में। और पार्किंग के भी राउंड ऑफ करोगे तो आप ना 10 से 11 हज़ार मेरे लगे थे। बट मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाई थी तो इसलिए ना फ्यूल भी थोड़ा ज़्यादा लगा। और पार्किंग मतलब मेरे को वैसी अच्छी लगती है, और जब रोड आप इतनी प्यारी देखोगे ना तो मतलब ये था कि हर जगह कार से ही जाना है, फिर और कहीं नहीं। तो इसलिए हमारा थोड़ा सा लगा था टोटल ओवरऑल ना। तो अगर आप ओवरऑल लोगे तो मेरा अराउंड, ये सब मिला लोगे ना, 70 के आसपास था, 75 या 76 ना, कुछ इतना। तो बट या दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। इसके बाद अगर भी आपके कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ भी पूछना है, सो प्लीज़ डू कमेंट, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो आई नो कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं माइंड में ना, कि वहाँ पे जाएंगे कैसे होगा, क्या चीज़ होगा। तो प्लीज़ आप पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बाकी मैं इसके अलावा एक और वीडियो बना रहा हूँ, द व्यूज़ ऑफ टर्की रोड्स, वो भी आप देखना, तो वहाँ से आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि हर जगह आप कहीं पहले डेस्टिनेशन से दूसरी जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या, कैसी रोड मिलेगी, कैसा व्यू दिखेगा। तो यही है, ठीक है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।